गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन देखेंगे। मैंने इसके प्रीवियस लास्ट वीक में इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था वीडियो लेक्चर। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमें टॉपिक क्या देखना है, डेव्हलपमेंट ऑफ सायंटिफिक प्रिस्क्रिप्टिव्ह इन युरोप अँड हिस्टोग्राफी। तो देखिए, म्हणजे याचा मराठीत असं याचं भाषांतर होणार की युरोपमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विकास आणि इतिहास लेखन। मतलब देखिए, कभी भी म्हणजे आपल्याला कधी पण हिस्टोग्राफी म्हणजे इतिहास लेखन करायला आपल्याला वैचारिक दृष्टिकोन असणे खूप जास्त महत्त्वाचं असतं। म्हणजे इथून फार वर्ष आधीपूर्वीची, म्हणजे मी शतका आधीपूर्वीची गोष्ट केली, जेव्हा तिथे वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकास व्हायचा होता, तेव्हा लोक प्रत्येक गोष्टी ही गोष्ट देवाद्वारे घडलेली आहे अशी लोकांची तेव्हा मानसिकता होती। तेव्हा काही वैज्ञानिक लोक आले, काही इतिहासकार लोक आले, त्यांनी स्वतःच्या लोकांसोबत सिद्धांत मांडले। त्यामुळे काय झालं, लोकांनी जसजसे लोक सुशिक्षित होत गेले तसतशा लोकांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन चेंज होत गेला। आता आपल्याला या टॉपिकमध्ये आपल्याला ह्याच गोष्टी बघायच्या की लोकांचा पहिले वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे त्यांची जी विचार क्षमता होती ते कुठल्या दृष्टीने होती, आता कुठल्या दृष्टीने आहे। टिल द 8th century CE, Europe had achieved remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars by them had come to believe in possibility of studying social and historical truth by applying scientific methods. Now the philosophy discussion focus more and more on the objective in history and historiography. याचा भाषांतर असं होणार, इसवी सनाच्या 18व्या शतकाच्या काळापर्यंत युरोपमध्ये तत्वज्ञान या क्षेत्रामध्ये लक्षणीय प्रगती झाली। वैज्ञानिक पद्धतीचा उपयोग करून सामाजिक आणि ऐतिहासिक वास्तवांचाही अभ्यास करता येणे शक्य आहे असा विश्वास विचारवंतांना वाटू लागला। पुढील काळात युरोप अमेरिकेमध्ये इतिहास आणि इतिहास लेखन या विषयासंबंधी खूप विचारमंथन झाले। तो देखिए स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में इस तरह से उन्होंने बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अगर कोई भी चीज़ अगर हैपन होती थी, हम जब हमारा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, मतलब 800 सेंचुरी या उसके पहले, तो यूरोप के लोग उनका क्या सोचने का था, ये जो भी चीज़ हुआ है वो सब साइंटिफिकली कुछ वो लोग सोचते नहीं थे। वो लोग सब चीज़ें ये चीज़ भगवान के थ्रू हुई है। मतलब उनके जो भी धर्मगुरु थे वो बस उनको उसी चीज़ के बारे में उनको डेवलप कराते थे। मतलब साइंटिफिकली कोई लोग सोचता नहीं था, और साइंटिफिकली उसको क्रॉस क्वेश्चन करने का किसी पे इतना ये नहीं था, यानी किसी को इतना नॉलेज नहीं था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने उसके बारे में रिसर्च करना चालू किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सब बच्चे ने साइंस स्टडी किया है, ओके, सभी स्टूडेंट्स को ग्रेविटेशन फोर्स पता है। ओके, न्यूटन की सबने स्टोरी सुनी है। अगर न्यूटन उस समय इतना सोचा ही नहीं रहता साइंटिफिकली या और कुछ, उसके दृष्टि को उसने अपने चेंज किया, सोचने के तरीका उसने चेंज किया। जब तक न्यूटन अपने सोचने का तरीका चेंज नहीं किया रहता, तब तक वो ग्रेविटेशन फोर्स या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका वो सिद्धांत लोगों के आगे रख ही नहीं पाया रहता। मतलब अगर कोई भी चीज़ को अगर आपको प्रूव करना होगा तो उस चीज़ को आपको साइंटिफिकली और आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना होगा, तभी जाके वो चीज़ यूनिवर्स में या वर्ल्ड में आप उसको प्रॉपरली रख सकते हो। क्योंकि अगर किसी ने आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग की रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आपको अपना पूरा टॉपिक, अपना पूरा पर्सपेक्टिव लोगों के आगे आपको पूरा प्रॉपर मैनर में आपको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। Prior the 18th century, all European universities were interested only the philosophy discourse revolving around divine phenomena. However, gradually this scenario began to change. In 1737 CE, Göttingen University was founded in Germany. देखिए, मैं सभी स्टूडेंट से को एक बोल रहा हूँ कि जब भी आगे लेसन का मेरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस का नाम बताया गया है उसको आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, या आपको प्रॉपरली उसको एक अच्छे से इसमें लिख के रखना है। क्योंकि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है, मैच द पेयर में आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में ये चीज़ आ सकती है, तो आपको प्रॉपरली उस चीज़ को नोट डाउन करके लिखना है या रखना है। इथं असं म्हटलं तर 18व्या शतकाच्या आधी युरोपमध्ये विद्यापीठामध्ये सर्वच ईश्वरविषयक चर्चा आणि तत्व संबंधीचे तत्वज्ञान या विषयावर अधिक महत्व दिले गेले होते। परंतु ये चित्र हळूहळू बदलू लागले। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, पहले लोग बहुत कम साइंटिफिकली सोचते थे, क्योंकि तब
एजुकेशन बहुत कम था। ओके, हमारे इंडिया में भी और इंडिया के आउट ऑफ जैसे यूरोप हो गया, ईस्ट कंट्रीज में भी एजुकेशन बहुत कम था। तो लोग सारी चीज़ों को का जो ये है रिलेशन है वो सीधा भगवान के साथ कर देते थे और कोई साइंटिफिक सोचते नहीं थे। बट क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का मानसिकता चेंज होते गई, लोगों ने उसको साइंस के साथ, हिस्ट्री के साथ लोगों ने उसका रिलेशन लगाना चालू किया, लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चालू कर दी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ओके, उससे क्या हुआ, लोगों के मन में उस चीज़ को लेके नए नए सवाल उनके मन में आते गए। इससे क्या हुआ, उनका भी खुद का नॉलेज डेवलप होते गया और उन्हें उसके साथ उन्होंने बाकी लोगों को भी नॉलेज देना चालू कर दिया। इसने क्या हुआ, फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्री ने 1737 में जर्मनी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी उन्होंने बस हिस्ट्री पढ़ने के लिए रख दी। जैसे कि अभी नागपुर यूनिवर्सिटी से अगर आपको आफ्टर 12th अगर आपको हिस्ट्री में कोई अच्छे से आपको स्टडी करना होगा पूरा डिटेल में, तो आप हिस्ट्री ले सकते हो। पुणे यूनिवर्सिटी से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ऐसे आप इंडिया की हिस्ट्री आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। ऐसे अभी क्या किया है, पहले अभी हर यूनिवर्सिटी ने हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा आज से 400, 500, 600 साल में नहीं था। ओके, तो यही इस पैराग्राफ पे हमें बस यही चीज़ पढ़नी है। थँक यू। बघा स्टुडंट, आता आपण नवीन टॉपिक बघू। आता आपल्याला कोणता टॉपिक शिकायचा आहे, महत्त्वाची विचारवंत म्हणजे काही इतिहासकारक होते, इतिहास लेखक होते, त्यांनी आपले विचार लोकांसमोर मांडले की जर तुम्हाला इतिहासकार बनायचं असेल किंवा तुम्हाला हिस्टो बनायचं असेल तर तुम्हाला कुठल्या पद्धतीचा तुम्हाला वापर करावा लागेल, तुम्हाला कुठली मेथड तुम्हाला फॉलो करावा लागेल। ओके, तर आपण बघू आता। सगळ्यात पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या स्टडी करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना है रेने डेकार्ट, जिनका 1596 में बॉर्न हुआ था एंड 1650 में उनका डेथ हुआ था। ओके, तो क्या बोला इनके बारे में। रेने डेकार्ट was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them। मतलब देखिए, ये स्कॉलर्स इस तरह के थे या इतिहासकार इस तरह के थे, अगर उनको कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आया तो उसको उन्होंने क्रिटिकली उसको एग्जामिन किया, क्रॉस चेक किया। उन्होंने उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हुए तो उन्होंने उसके क्वेश्चंस उन्होंने अराइज किया। अगर उनके उस टाइम में अगर उनके डाउट सॉल्व हुए, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हमें पब्लिश करने के लिए रिलायबल है, मतलब ये हमारा डॉक्यूमेंट्स पूरा अच्छा है, इससे इसकी रिलायबिलिटी पूरी परफेक्ट है। ओके, among the rules given by in his book discourse on the method, the following supposed to be have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for true till all ground doubts are excluded. याचं मराठी भाषांतर असं होणार, त्याने लिहिलेल्या डिस्कोर्स ऑन द मेथड या ग्रंथातील एक नियम शास्त्रशुद्ध संशोधनाच्या दृष्टीने फारच महत्त्वाचा मानला जातो। एखादी गोष्ट सत्य आहे, ती संशयरित्या प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत तिचा स्वीकार कदापि करू नये, हा तो नियम होता। मतलब रेने डेकार्ट ने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था, सब लोग अंडरलाइन कर लो, उस बुक का नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ओके, उस बुक का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये बुक का नाम है। उस बुक में एक रूल था कि अगर किसी, उसमें ऐसा उन्होंने साफ सीधा रूल बोला है कि किसी के भी कहा सुनी पे आके आपको उस चीज़ में आपको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ का एक्चुअल में क्या ग्राउंड रियलिटी है, वो चीज़ उस आदमी ने अगर बताई है तो वो चीज़ सच में सही है या गलत है, वो चीज़ का आपको खुद को उसका वेरीफाई करना है। अगर वो चीज़ सही है तो उसका एक्सेप्ट करो, अदरवाइज अगर वो चीज़ गलत है तो उसको रिजेक्ट करो। ये साफ और सिंपल रूल उसके उस बुक में मेंशन था। ओके, अब हम सेकंड पर्सन के बारे में स्टडी करेंगे, जिनका नाम क्या है, वॉल्टेयर। उनका बॉर्न 1694 में हुआ था और डेट 1778 में हुआ था। तो क्या हो रहा है, वॉल्टेयर ओरिजिनली नेम वॉज फ्रांसिस्को मैरी ऑरेट, ही वॉज अ फ्रेंच, मतलब ये फ्रेंच से बिलोंग करते थे।
he opined that along with the objective truth and chronology of historical event considering social, traditional, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography. It gave rise to thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. मतलब इनका बोलना ऐसा था, वॉल्टेयर मूळ नाव फ्रान्सवा मरी अरुए असे होते. वॉल्टेयर या फ्रेंच तत्वज्ञानाने इतिहास लेखनासाठी केवळ वस्तुनिष्ठ सत्य आणि घटनांचे कालक्रम एवढ्यावरच लक्ष केंद्रित न करता तत्कालीन समाजाच्या परंपरा, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, शेती इत्यादी गोष्टीचा विचार करणे आवश्यक आहे हा विचार मांडला. त्यामुळे इतिहासाची मांडणी करताना मानवी जीवनाचा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा हा विचार पुढे आला. त्या दृष्टीने वॉल्टेयर आधुनिक इतिहास लेखनाचे जनक असा मानता येईल. तो देखिए स्टूडेंट, इनका बोलना ऐसा था कि अगर आपको हिस्ट्री स्टडी करनी है, हिस्ट्री लिखना है, तो बस आप इवेंट्स को मत ध्यान में रखिए. मतलब मैं एक शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ. 1957 में हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर हुआ. ओके, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उन्होंने बंगाल में कब्जा कर लिया. पहले रूल पूरे इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, फिर धीरे धीरे पूरा रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया. फिर हमारे कुछ क्रांतिकारी थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट की. ये एक इवेंट हुआ. ओके, हिस्ट्री पढ़ना मतलब व्हाट डे टू डे या ईयर टू ईयर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली मैनर में. बट उन्होंने ये बोला कि वॉल्टेयर ने, बस आप इस इवेंट के बारे में बस स्टडी करिए. उस टाइम का ट्रेडिशन कैसा होता था, बिजनेस कैसा होता था, इकोनॉमी कैसा होता था, वहाँ के ह्यूमंस की लाइफस्टाइल क्या थी, आपको इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए उसको आपको स्टडी करना है. इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको देखना है. उनकी उस टाइम के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी. अगर बस आपने यही स्टडी कर लिया कि इंग्लैंड आए थे, ऐसा किया वैसा किया, फिर इंडिया ने उनको फाइट बैक दिया, उनको अपने देश से हकाल दिया, बट ये एक शॉर्ट में हिस्ट्री हो गया. अगर आपको डिटेल में हिस्ट्री करना होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से इंडिया में आए थे, फिर उधर के लोग कैसे थे, इंग्लैंड के आने के पहले इंडिया का कैसा था, फिर इंग्लैंड जाने के बाद इंडिया कैसा हुआ, उधर के उन्होंने उस लोगों के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की, उन्होंने लोगों को किस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया, है ना, ये सब हमने पढ़ चुके हैं. तो उधर के लोगों की लाइफस्टाइल, उनका बिजनेस, उनके ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें भी आपको स्टडी करना है. वॉल्टेयर का बुक में यही चीज़ उन्होंने मेनली फोकस किया और उनको मॉडर्न हिस्ट्री के उनको जनक कहा जाता है. तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है. क्या नाम है इनका? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल. ओके, तो देखिए इनका क्या बोला था यार. ये एक जर्मन हिस्टोग्राफर थे. ऐतिहासिक वास्तव तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडले गेले यावर भार दिला. इतिहासातील घटनाक्रम प्रगतीचे टप्पे दर्शवणारा असतो. त्याचबरोबर इतिहासाची मांडणी इतिहासकाराला वेळोवेळी उपलब्ध होत असलेल्या पुराव्यावर बदलत जाणे स्वाभाविक असते असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्याच्या विवेचकामुळे इतिहासाच्या अभ्यास पद्धतीच्या विज्ञानाच्या पद्धतीपेक्षा वेगळ्या असल्या तरी कमी प्रतीच्या नाहीत अशी त्यांनी तत्वज्ञानाची खात्री पटली. एन्साइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, इनके बुक का नाम क्या था? एन्साइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस. या ग्रंथामध्ये त्याची व्याख्याने आणि लेख याचे संकलन आहे. हेगेलने लिहिलेले रीजन इन हिस्ट्री हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. अब देखिए इनका क्या बोलने का मतलब था. हेगेल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, एक जर्मन फिलोसोफर थे. ही इंस्टेड द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन अ लॉजिकल मैनर. मतलब इनका क्या बोलने का मतलब था, जो भी हिस्टोरिकल जो भी चीज़ आ रही है उसमें कुछ ना कुछ तो भी साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए. ओके, उनको लॉजिकल मैनर से उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए. मतलब इनका बोलने का शॉर्ट का मतलब था कि अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसको आपको बस एक ही वे से आपको देखना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कि हमने बहुत सारे वॉर्स देखे, वॉर्स को हम बस एक ही एंड से हम स्टडी करते आ रहे. बट आप सभी को पता है कि हर कॉइन्स के दो साइड होते हैं, एक हेड और टेल्स. तो आपको कोई भी चीज़ को आपको उसके अच्छे रीज़न और बुरे रीज़न, वो चीज़ हुई तो हुई क्यों हुई,
और नहीं हुई रहती तो उसका परिणाम क्या हुआ रहता। मतलब उन्होंने बोला है कि आपको हिस्ट्री तो स्टडी करनी है, ओके, हिस्ट्री में किस इवेंट कौन से साल हुए हैं, ओके, उस इवेंट का हमारे लाइफ में क्या असर गिरा है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आज से कुछ साल पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका ने जापान पे 2 अणुबॉम्ब छोड़े थे, है ना, बॉम्ब डाले थे हिरोशिमा और नागासाकी। उससे जापान के लोगों पे बहुत बुरा असर गिरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो मेन रीजन था। उस मेन रीजन के वजह से, है ना, हमारे लोगों ने तो बहुत फाइट दिया, इंग्लैंड को एकदम मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। बट उससे भी मेन रीजन क्या है इंग्लैंड को इंडिया छोड़ने का? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ अच्छे रीजंस भी थे, कुछ बुरे रीजंस भी थे। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, हमारे तो बहुत लोग मरे, वो एक बहुत गलत रीजन हुआ। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इंग्लैंड की पूरी आर्थिक और उनकी जो भी सैन्य बल था वो उनका पूरा कमजोर हो गया था। वो लोग फाइनेंशियली और आर्मी के थ्रू जो उनका रहता है वो पूरे वो कमजोर हो गए थे। दैट्स वाई उनको इंडिया छोड़ने में उनको और मजबूरी करनी पड़ी। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ रहता तो और वो 5 या 7 या 10 साल और हमारे इंडिया को और लुटे गए रहते, हम और लुटे गए रहते। हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला या ऐसा होता था और 10 साल बाद या और 5 साल बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला रहता। तो जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। वैसे आपको हिस्ट्री की कोई भी चीज़ पढ़ते समय आपको उसका एडवांटेज का भी आपको ध्यान रखना है, उसके डिसएडवांटेजेस का भी आपको ध्यान रखना है। इस जो हमारे ये फिलोसोफर है उनका बोलने का मतलब यही था। उनकी एक बुक है, बुक का नाम क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। ये बुक बहुत फेमस है एंड रीजन इन हिस्ट्री एज वेल एज नोन। ये रीजन इन हिस्ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, उसके नीचे यही एक चीज़ दी है, इट इज़ गुड टू नो दिस। According to Hegel, grasping of meaning of any events happen in terms of two direct opposites. Human's mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites. For example, true, false, good, bad, etc. In order to understand the true nature of the things, one need to know both true or false. Similarly, good or bad. Method of analysis, which is known as opposite of known as dialectics. In this method, theory proposed of this beginning, which is called thesis. Another theory is Prosperous, which is contrary on the thesis, it is called the anesthesis. ओके, मतलब उनका देखिए बोलने का मतलब यही है, जाणून घ्या, ये थोडा इम्पॉर्टंट आहे, आप सभी बच्चे अच्छी से नोट डाउन कर लेना, आणि मैंने भी रीड किया है। हेगलच्या मते कोणत्याही घटनेचे अर्थ लावण्यासाठी तिची वर्गवारी 2 विरोधी प्रकारात करावी। मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप कोई भी चीज को सोच रहे हो तो उसको आपको दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। त्याशिवाय मानवी मनाला त्या घटनेचे आकलन होत नाही। उदाहरणार्थ खरे खोटे, चांगले वाईट या पद्धतीला द्वंद्ववाद, इसको क्या बोलते हैं? द्वंद्ववाद, इंग्लिश में डायलेक्टिक्स बोलला जाता है। या पद्धतीला प्रथम एक सिद्धांत मांडला जातो, त्यानंतर त्या सिद्धांताला छेद देणारा प्रतिसिद्धांत मांडला जातो। मतलब ये तो उनका एक प्रिस्क्रिप्टिव उनका एक नॉलेज है, बट इस नॉलेज को भी और कुछ और उनका डिटेल में उन्होंने अपना नॉलेज शेअर किया है। त्या दोन्ही सिद्धांताला तर्काधीश उहापोहानंतर त्या दोन्हीचे सार ज्या समावले आहे अशा सिद्धांताचे समावेश। मतलब देखिए, अगर आप इस चीज़ को पूरा डिटेल में स्टडी करते हो, आपके सारे साइंटिफिक और लॉजिकल आपकी चीज़ें पूरी आपकी एकदम परफेक्टली हो जाती है सॉल्व। उसके बाद जो भी चीज़ आप रिप्रेजेंट करते हो उसी चीज़ को एक उन्होंने बोला है कि उसी चीज़ को राइट माना जाए, ये उनका बोलने का मतलब था। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लियोपोल्ड वैन रैंके, ये इनका बॉर्न हुआ था 1795 पे एंड डेथ हुआ था 1886 में। अब इन्होंने देखिए क्या बोला है, हिस्टोग्राफी ऑफ द 19th century was a great influence by the thoughts of Leopold van Ranke of Berlin University. He spoke about the critical method of the historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through the original documents. He also stated that all type of document associated with historical event need to be examined with the greatest care. He believed that with this method it was possible to reach historical truth.
He criticized the imagination of narration of history. Collectively of the articles in is published 2 books, Until the Theory of Practice of History, The Secret of World History. देखिए इनके 2 बुक्स के नाम थे, तो आप सभी को टिक करना है. हायर इंग्लिश वालों के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक के नीचे में है. ओके, आर्टिकल उनका बुक में पब्लिश हुआ था 2 बुक्स, Until the Theory and Practice of History, ये फर्स्ट बुक का नाम था. द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनके सेकंड बुक का नाम था. अभी हम सेकंड मराठी में देखेंगे. ये 19th सेंचुरी के थे. इतिहास पदे प्रामुख्याने बर्लिन विद्यापीठ, बर्लिन एक यूनिवर्सिटी है, वो जर्मनी में है. लिओपोल्ड वॉन रँके यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. त्याची इतिहास संशोधनाची चिकित्सक पद्धती कशी असावी ते सांगितले. मूळ दस्तऐवजांऐवजी आधारे प्राप्त झालेली ही सर्वाधिक महत्त्वाची आहे, यावर त्याने भर दिला. तसेच ऐतिहासिक घटनांशी संबंधित असलेले सर्व प्रकारची कागदे आणि दस्तावेज यांच्यापासून शोध घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्याने सांगितले. अशा पद्धतीने ऐतिहासिक सत्यापर्यंत पोहोचता येते असे शक्य थे. मतलब देखिए, इनका बोलने का मतलब ये था कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये 19th सेंचुरी के थे, मतलब थोड़े मॉडर्न इसके थे, तो इनकी जो मेथड थी, उनका इन्फ्लुएंस जो यूरोप के जो यूनिवर्सिटीज़ थे उसमें इनके जो थॉट्स थे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चला. अब इनका बोलने का मतलब ये था कि अगर आपको किसी ने भी कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिया और आपको बोल दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स इस एरा से या इस टाइम पीरियड से बिलोंग होता है, या ये ऐसी चीज़ उस टाइम में हुई थी, तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी ने भी अगर ये चीज़ बताई तो आप उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत करिए. जब तक आप उस इवेंट को, उस डॉक्यूमेंट्स को, या कोई भी अगर ऐसा कोई भी आपको दस्तावेज आता है जिसको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जब तक आप खुद उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर लो तब तक आप उस चीज़ को बिलीव मत करो. मतलब उसको आपको पूरा डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा. जब तक आप उस डॉक्यूमेंट्स को, उस डॉक्यूमेंट्स में क्या बोला गया है, क्या लोगों के क्या थॉट्स है उस इवेंट्स को लेके, जब तक आप खुद से उसमें रिसर्च नहीं करोगे, खुद से आप डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो डॉक्यूमेंट्स को आपको या उस चीज़ पे आपको बिलीव नहीं करना चाहिए. ये थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और हमारे डेली लाइफ से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखते हैं. क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम किसी भी रूमर्स में या किसी भी अफवाह पे हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं. जब तक हम उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं करते, तब जब तक हम उसको क्रॉस एग्जामिन करके या क्रॉस क्वेश्चनिंग करके जब तक हम उस इवेंट्स को ये नहीं करते, तब तक हमें उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए. ये अभी भी हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है. और जो हमारे हिस्टोग्राफर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को लेके उन्होंने बहुत अपने अलग अलग बुक्स लिखे हैं. तो इनके बुक का नाम क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. त्याच्या जगातील इतिहासाच्या मांडणीवर द थिअरी अँड प्रॅक्टिस ऑफ हिस्ट्री. पहले बुक का नाम क्या है, थिअरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. इनने 2 बुक्स लिखे. वो बोलते बुक्स बहुत अच्छी से बहुत ज़्यादा हाईली उनको डिमांड था उनके बुक को. और उनके जो नॉलेज है, उन्होंने जो भी लोगों से अपने थॉट्स रखे उसको भी उस टाइप की यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा उनको डिमांड थी. तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया. कार्ल मार्क्स, जिनका बॉर्न 1818 में हुआ था और डेट 1883 में हुआ था. देखिए अब इन्होंने क्या बोला. इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स अरॉज कीपिंग ऑफ व्यू द न्यू थीसिस फाउंड फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स. मतलब देखिए ये हमारा 19th सेंचुरी के बीच का टाइम है बोलते हैं. इस समय लोगों के थॉट्स चेंज हो रहे थे क्योंकि डे बाय डे अलग अलग चीज़ें आ रही थी. जिस तरह से चीज़ें चेंज होती रहती है, ईयर चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से लोगों के थॉट्स भी चेंज होते रहते हैं. तो इसको हम थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो चीज़ समाज में हो रही है उसको सोच के उन्होंने हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं. क्या बोला. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट अ लिविंग पीपल. Human relationship are shaped by fundamental needs of people and ownership as well as nature of
प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। मतलब देखिए इनका बोलने का मतलब ये था, मराठीत मी एकदा वाचून घेतो। 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात कार्ल मार्क्स याने मांडलेल्या सिद्धांतामुळे इतिहासाच्या दृष्टिकोनात महत्त्वाचा बदल घडवून आणणारी वैचारिक प्रणाली अस्तित्वात आली। इतिहास अमूर्त कल्पनांचा नसून जिवंत माणसांचा असतो। माणसामधील नातेसंबंध त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या उत्पादन साधनाच्या स्वरूपावर व मालकीवर अवलंबून असतात। देखिए मतलब इन्होंने सीधी सा बात बोली, अगर आपको हिस्ट्री स्टडी करना है तो आपको इमेजिन करके काम नहीं चलेगा। मतलब आपने किसी चीज को सोच लिया वो हिस्ट्री हो गया, ये नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री सोचना है तो आपको उस चीज के बारे में, उस आदमी के बारे में आपको पूरा डिटेल में रिसर्च करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो बस आपने सोच लिया छत्रपति शिवाजी, वो आपको हिस्ट्री नहीं हो गया। आपको उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने किस तरह से उन्होंने मराठा साम्राज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने मराठा साम्राज्य उन्होंने एस्टेब्लिश किया, वो आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना होगा। मतलब आपने बस सोच लिया है ना, इमेजिन कर लिया। इमेजिनेशन और एक्चुअलनेस में जमीन और आसमान का फर्क है। दे बिलोंग्स, बोथ आर बिलोंग्स टू लॉट ऑफ डिफरन्सेस, है ना। इमॅजिनेशन म्हणजे आपल्या मनातली फक्त एक कल्पना असते, ती कल्पना कधी खरं पण होऊ शकते, कधी खोटं पण होऊ शकते। बट इतिहास म्हणजे अशी गोष्ट असते ती त्या माणसावर आधारित असते। त्या माणसावर आधारित असलेल्या गोष्टीचा अभ्यास करणे हा एक महत्त्वाचा वैचारिक सिद्धांत कार्ल मार्क्स याने मांडला। तर बघा स्टुडंट, यांनी म्हटलं की आपल्याला माणसाचा विचार करायचा आहे, त्याच्या नात्यासंबंधीचा विचार करायचा आहे आणि समाजावर निगडित असलेल्या म्हणजे जी सोसाइटी से बिलोंग करने वाले उनके उपजीविके का साधन, मतलब जिससे उनका घर चलता है या सब चीजें चलती है, उनका घर चलता है, ये सब चीजों के बारे में सोचना भी उन्होंने अपने सिद्धांत में बोला गया है। इसमें उन्होंने क्या बोला गया स्टूडेंट कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जिनके तरफ उत्पन्न के साधन, मतलब जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी आदमी होते हैं, और ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो आदमी उस लोगों की तरफ काम पे जाते हैं। अगर दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहा तो एक प्रॉपर सब चीज़ें चलती है। बट हमने इसके पहले पढ़ा कि कुछ लोग गरीबी की वजह से उनके तरफ गुलाम हो जाते थे, है ना। ऐसा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा। तो समाज में उन्होंने एक सीधा साफ बोला है, समाज में विषमता नहीं रहनी चाहिए, समाज में सब चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहने चाहिए, सब चीज़ें इक्वली ऑर्डर में रहनी चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने बुक्स में प्रॉपरली नोट डाउन की है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है और किसी आदमी के पास कुछ पैसा नहीं हो रहा है, आपको अपने सारे बेसिक नीड्स के लिए उस आदमी के ऊपर, उस सोसाइटी के एक वेल्दी आदमी के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ रहा है। इस तरह से क्या होगा, समाज में विषमता निर्माण होगी और इसका स्वरूप क्या होगा कि आंदोलन में कन्वर्ट हो सकता है। जो अभी हम चीज़ देख रहे हैं वही चीज़ उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है। और इनका बुक्स का क्या था, ये उनका बहुत फेमस बुक था जिसका नाम है दास कैपिटल। ये बुक उनका वर्ल्ड फेमस था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनल्स प्रणाली, जिसे इंग्लिश मीडियम में बोला गया है। एनल स्कूल क्या बोला है, एंड द ऑनसेट ऑफ द 20th century न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन फ्रांस which is known as Annals School. Annals School gave a new direction to history writing. It was recognized now the history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, and their collective psychology, etc. In the historical times, the Annals School was started in French historian. देखिए अब मैं मराठी मीडियम में एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर आपको पूरा समझाऊंगा। आप सभी स्टूडेंट को लेसन पूरा डिटेल में रीड करना है। देखिए स्टूडेंट, इसके ज़्यादातर चीज़ें हमें हमारे कंट्री से बाहर के लोगों के बारे में पढ़ना है, तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि इसके नेमिंग्स भी अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारे जनरल लैंग्वेज में यूज़ करने वाले नेमिंग्स नहीं, हमें फॉरेन के लोगों के नाम है
तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको पहला लेसन, तो आपको प्रॉपरली उसको रीड करना है, तभी जाके आपको वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो देखिए ॲनल्स प्रणाली क्या आहे। 20व्या शतकाच्या सुरुवातीमध्ये फ्रान्समध्ये ॲनल्स नावाने ओळखली जाणारी इतिहास लेखनाची प्रणाली उदयाला आली। ॲनल्स प्रणालीमुळे इतिहास लेखनाला एक वेगळीच दिशा मिळाली। इतिहासाचा अभ्यास फक्त राजकीय घडामोडी, राजे, महान नेते आणि त्या अनुषंगाने राजकारण, मुसद्देगिरी, युद्धे यांच्या केंद्रित न करता तत्कालीन हवामान, स्थानिक लोक, शेती, व्यापार, तंत्रज्ञान, दळणवळण, संपर्काची साधने, समाज विभागणी आणि समूहाची मानसिकता यांच्या विषयाचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले। ॲनल्स प्रणाली सुरू करण्याची आणि तिचा विकास करण्याचे श्रेय फ्रेंच इतिहासकारांना दिले जाते। अब देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है एनल्स स्कूल जिसे बोला गया, ओके, या एनल्स प्रणाली। इस चीज़ में उन्होंने डायरेक्टली बोला गया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस में यूज हुई है। फ्रांस के जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने मेथड को इम्प्लीमेंट किया या डेवलप किया, ऐसा हम बोला जाएगा। इसमें एक्चुअल में क्या बोला गया है उन लोगों ने कि अगर आप हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो तो बस आप किसी किंग के बारे में स्टडी मत करो, उन्होंने क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की, उन्होंने क्या वॉर्स किए हैं, या किसी ग्रेट लीडर के बारे में, या जो भी हो गया उसके बारे में स्टडी ना करते हुए, थोड़ा करना है तो करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करना है, हिस्ट्री, ओके, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपको स्टडी करना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करना है, उसके बाद खेती के बारे में आपको स्टडी करना है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं या बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बारे में आप रिसर्च करके स्टडी कर सकते हो। आप अपने कुछ चीज़ों देख के, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया है, खेती से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हो गई है, लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो उन लोगों का बोलने का मतलब ये था कि आपको बस राजा, नेता, वॉर्स, इन सबको भी स्टडी करते हुए इन चीज़ में अब आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, सॉरी, वो अच्छे से डेवलप होने में हेल्प होंगी। इनका बोलने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करना चाहिए, खेती से जुड़ी नई चीज़ें के बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए, हिस्ट्री उसका किस तरह से हुआ है, ओके। जिस तरह से इंडिया में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति, इसको वाइट रिवॉल्यूशन बोला गया है। हमारे कुछ लीडर, सॉरी, कुछ डॉक्टर्स लोग थे या साइंटिस्ट लोग बोला जाएगा, उन्होंने हरित क्रांति और वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन को स्टडी करके खेती से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न बढ़ाने की कोशिश की। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे देश के हिस्ट्री के लिए। एंड वाइट रिवॉल्यूशन मतलब दूध से भी उन्होंने रेवेन्यू, यानी मतलब पैसा बनाने कर लोगों को रोजगार देने की उन्होंने स्टडी की, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो फैक्टर हमारे आगे फ्रेंच के लोगों ने हमारे आगे रखा। तो देखिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है स्त्रीवादी इतिहास लेखन, जिसे इंग्लिश मीडियम में बोला है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। क्या बोला है? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्टोग्राफी हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन। द राइटिंग ऑफ सिमोना डी बियो, इसको मराठी में बोल रहा है सीमा द बोवा, उसका नाम प्रॉपरली लिख लीजिए, सीमा दी बोवा, कुछ उसमें लेटर साइलेंट है। हेल्प एस्टेब्लिशिंग फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, शी वॉज फ्रांस, ये वो लेडी फ्रेंच से बिलोंग करती थी। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फेसाइज नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमन इन हिस्ट्री but also rethinking on the male dominated perspective of history. It drew historical research to focus in depth on various aspects of women life, such as their employment role, trade in union, institution working for their cause, their family life, etc. The historical writing after 1990 woman was portrayed in the independent social case. आता मराठी मीडियममध्ये वाचून मग मी तुम्हाला समजून सांगून देईन. स्त्रीवादी इतिहास लेखन म्हणजे स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून केलेला इतिहासाची पुनर्रचना। मतलब देखिए स्टूडेंट, इसके पहले जो भी हिस्ट्री स्टडी हुआ था उसमें मेल ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखा गया था, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। मतलब अगर यहाँ से मैं इन शॉर्ट बता दूँ, अगर आज से 200, 300, 400 साल पहले या साधारणतः 100 साल पहले हम बात करें तो हमारे समाज में स्त्री को बहुत कम दर्जा दिया गया था, जो चीज़ बहुत गलत थी, ओके।
पहले के लोगों का एक ही सीधा साफ ये था। अगर मैं इंडिया के लोगों की मानसिकता की बात करूँ, उन लोगों का बोलने का मतलब था लड़कियों को लेके चूल आणि मूल, मतलब बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे उनका बस यही मतलब था, अगर लेडी गर्ल्स उनके घर में अगर आती हैं तो उनको बस शादी करवा के उनको उनका फैमिली संभालना, मतलब उनको सोशली वो ज़्यादातर लोगों से कनेक्टिव नहीं रहती थी। उनको जॉब करने की, किसी जगह में काम करने की उनको इंडिपेंडेंस नहीं था। वो लोग मतलब उनको बस उनका इतना ही एम था कि उनको बस अपनी फैमिली संभालना है। बट कुछ लोग हैं, फेमिनिस्ट है, हिस्टोग्राफर है, उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, जिसका हम नतीजा आज देख रहे हैं कि हमको हर सेक्टर में, या मैं अब जनरली वर्ल्ड की बात ना करते, हमारे इंडिया की बात करूँगा, हमें हर सेक्टर में हमें वुमेन एम्पावरमेंट देखने के लिए मिल रहा है। वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है। मतलब कि किसी भी एक जगह में बस मेल को डोमिनेट, यानी मेल एम्पावरमेंट ना करते हुए हमको इक्वलाइजेशन करना है। मतलब अगर किसी ऑफिस में, हमारे इंडिया में ये रूल हो गया की स्त्री आरक्षण म्हणजे महिला आरक्षण, महिलांसाठी राखीव जागा, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस है या कुछ स्कूल्स है, वहाँ पे गर्ल्स को उन्होंने रिजर्वेशन देना चालू कर दिया। इससे क्या हो रहा है, गर्ल्स को खुद गवर्नमेंट, खुद उनकी फैमिली उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि हमारे इंडिया के कुछ ऐसे पॉलिटिकल है जिसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे कुछ बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल लीडर्स भी आ रहे हैं जो एक फीमेल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, लाइक निर्मला सीतारमन है ना। वो फिलहाल में क्या है, हमारे बीजेपी गवर्नमेंट की एक मिनिस्टर्स रही है, ओके, स्मृति ईरानी, फिर प्रतिभा पाटिल, ये हमारी इंडिया की है ना एक फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और उस टाइप में कुछ हिस्टोरियंस थे, फ्रेंच हिस्टोरियन थे, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वुमेन को भी इक्वलाइजेशन मिलना चाहिए मेंस के बराबर। मतलब उन्हें सोशली उन्हें समान दर्जा मिलना चाहिए। वुमेन्स यानी अभी भी हम ऐसा बोलते कि एक लेडीज और जो एक जेंट्स नहीं, ऐसा बोलते हैं हमारे हिंदी में कि उन्होंने कंधों से कंधा मिलाकर उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। पहले के समय में ये सोच नहीं थी। पहले के समय में मैंने आप स्टार्टिंग में बताया, लोगों की सोच थी कि जो वुमन है उनको बस एक सीमित दायरे तक ही रहना है। बट अभी उस सोच को हम अभी का ट्रेडिशन ब्रेक करके वुमेन्स को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो स्टूडेंट लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट हमें माइकल फूको के बारे में स्टडी करना है, जिनका बॉर्न 1926 में हुआ था और 1984 में उनका डेथ हुआ था। क्या बोला गया, 20व्या शतकातील फ्रेंच इतिहासकार, ये देखिए ये भी एक फ्रेंच इतिहासकारी थे, मायकल फुको यांच्या लिखाणातून इतिहास लेखनाची एक नवीन संकल्पना पुढे आली। मतलब इन्होंने अपने जो भी रिटर्न्स किया उसके अंदर थोड़ा नया कंसेप्ट सामने आया। बोलते त्यांच्या आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, देखिए उनके बुक का नाम क्या था, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसका आपको अंडरलाइन करना है। या ग्रंथामध्ये त्याने इतिहासाची कालक्रमानुसार अखंड मांडणी करण्याची पद्धत चुकीची आहे असे प्रतिपादन। मतलब देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री की एक प्रॉपर इवेंट्स में अरेंज होना चाहिए, बट इन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री को एक प्रॉपर इसमें अरेंज करना ये गलत है बोल रहे। अब देखिए स्टूडेंट, हर आदमी के अलग अलग थॉट्स होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी दो आदमी के व्यक्ति के विचार समान हो। तो हमने जितने भी हिस्टोग्राफर्स के बारे में पढ़ा है उन सभी के लगभग थोड़े बहुत विचार मिलते थे, बट उनके विचारों में बहुत ज़्यादा असमानता थी। तो आपको हर एक के जो भी उनके थॉट्स है, उन्होंने जो भी अपने बुक्स लिखे, वो आपको डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल है। आपके और 2 या 3 लोगों के कभी भी विचार एक समान नहीं हो सकते हर चीज़ को लेके। तो हर आदमी को, जो भी इतिहासकार हो गए, उनको जो चीज़ अच्छी लगी उन्होंने वो चीज़ आपके आगे रखने की कोशिश की।
अब ये चीज़ आपको खुद को डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है। ओके, उन लोगों ने अपना काम कर दिया, आपका काम है अपना काम करना। ओके, तो क्या बोला है, पुरातत्व अंतिम सत्यापर्यंत पोहोचणे हे उद्दिष्ट नसून भूतकाळातील स्थित्यांचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न असतो, याकडे त्याने लक्ष वेधले। मतलब देखिए, उन्होंने बोला है कि आपको उस डिटेल्स तक, यानी जो भी आपके पास में जो भी चीज़ हुआ है उसको आपको पूरा डिटेल में आपको स्टडी करना है। उनका भी बोलने का मतलब यही था। फुको याने इतिहासातील स्थित्यंचे स्पष्टीकरण देण्यावर भर दिला, त्या पद्धतीला ध्यानाचे पुरातत्व असे म्हटले जाते। अब देखिए, उन्होंने जो भी हिस्ट्री है या जो भी पास्ट है उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने आपको यही बोला गया है कि आपको आपके पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द फ्रेंच हिस्टोरियन द 20th सेंचुरी माइकल फूको बाउट अ फोर्थ न्यू कंसेप्ट इन हिस्टोग्राफी, उनके बुक का नाम था आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्गू दैट प्रिविलेज और प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर it is not right. He draw attention to fact that archaeological does not strive to reach the ultimate historical truth to attempt explain various transactions in the past. Foucault felt that explaining transaction in history is more important than called a method of archaeology of knowledge. देखिए, उनके बुक में भी वही बोला गया है कि आपको आपके पास्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करना चाहिए, और हर एक व्यक्ति का नॉलेज अलग अलग होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा लेसन पूरा फिनिश हो गया है। लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये पूरा वीडियो देखना है। वीडियो बड़ा है, फिर भी कोई भी स्टूडेंट्स इस कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेसन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा स्टूडेंट के आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।